हेलो। चलिए, शुरू करें। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब? ऑनलाइन गाइस क्विकली कंफर्म करेंगे, आवाज, स्क्रीन, एवरीथिंग इज फाइन। ओके, ठीक है, चलिए। ऑडिटिंग एंड एथिक्स। सवेरे सवेरे मस्त ऐसा बारिश का मौसम, हल्की हल्की ठंडी, उतना बहुत जान पाता नहीं रे। मस्त पड़े अपने बिस्तर में, क्या करें, दैट्स लाइफ। चलो, क्या पढ़ रहे थे अपन ऑडिटिंग एंड एथिक्स में? चैप्टर नंबर 11, राइट? चैप्टर नंबर 11 क्या था? एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। इसमें अपन ने जो है एथिक्स क्या होता है ये देखा था, नीड फॉर प्रोफेशनल एथिक्स क्या नीड क्यों है वो देखा था, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच वर्सेस रूल बेस्ड अप्रोच क्या होती है ये भी देखा था, एंड उसके बाद में जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स देखे थे। कौन से 5 प्रिंसिपल्स? Professional behavior, IOPCP, right? That was fundamental principles of professional ethics. Then next term is independence of auditor. हल्का सा अपन ने इंट्रो देखा था इसका कल। इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर, देखो इंडिपेंडेंस मतलब क्या बोला था अपन ने कल? एकदम सिंपल वर्ड्स में बोले तो जो कि किसी पे भी किसी भी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है, एज सिंपल एज दैट, राइट? अब इंडिपेंडेंस जो है ना वो हमारे लिए 2 टाइप का होता है। कौन सा बोला था अपन ने? एक इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। पहली चीज तो हमारा कैरेक्टर सही होना जरूरी है, हम अपने अंदर से सही में बाय अवर माइंड इटसेल्फ इंडिपेंडेंट होने जरूरी है। और सेकंड चीज क्या है? दुनिया को भी यह लगना जरूरी है कि यह पर्सन इंडिपेंडेंट है, राइट? दुनिया को भी क्या लगना चाहिए? यह पर्सन इंडिपेंडेंट है। अब हमारे सीए में या हमारे प्रोफेशन में देखें तो इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस आर वेरी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स of all the profession but are more so in the case of accountancy. Independence implies that judgment of a person is not subordinate to the wishes or direction of another person who might have engaged him or to his own self interest. ये लाइन को मार्क कर लेंगे। इंडिपेंडेंस मतलब क्या बता रहे हैं वो? इंडिपेंडेंस मतलब हमारी जो भी जजमेंट है, हमारा जो भी ओपिनियन है, वो किसी और की इच्छा पर या किसी और के कमांड पर और किसी के डायरेक्शन पर डिपेंडेंट नहीं है।
सिर्फ और किसी के नहीं, हमारे खुद के बायस पे भी वो डिपेंडेंट नहीं है, राइट? हमारे खुद के सेल्फ इंटरेस्ट, देयर माइट बी सिचुएशन जहां पर हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है कि हमने कोई गलत काम कर दिया तो, राइट? पर हमारे खुद के इंटरेस्ट से भी अपने को ऊपर उठ करके बेसिकली सही से काम करना है, दैट वुड बी कॉल्ड रियल इंडिपेंडेंस। सिर्फ दूसरों के कंट्रोल में नहीं, बट अपने भी खुद के कुछ गलत ख्यालों के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए अपन, इवन और टू हिज ओन सेल्फ इंटरेस्ट। अब इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन प्रिसाइजली देना इट्स नॉट पॉसिबल, but rules of professional conduct dealing with independence are framed primarily with the certain objective. The rules by themselves cannot create or ensure the existence of independence. पहले अपन इंडिपेंडेंस के ना कुछ तो भी एग्जाम्पल समझते हैं। लेट्स से आपका कोई फ्रेंड है या आपकी कोई फ्रेंड है, उस पर कोई तो भी एलिगेशन लगा, कोई तो भी इल्जाम लगा, उसने कोई काम गलत किया, ठीक है? आपको पता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, यू नो इट वेरी वेल, और उसने नहीं किया है ये भी आपको पता है, राइट? आप अपने जजमेंट में अपने माइंड के हिसाब से तो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो, एकदम क्लोज फ्रेंड है आपके बचपन के जो भी है। अब यहां पर आप अगर उनका पक्ष लोगे, उनके फेवर में बोलोगे, तो दुनिया क्या बोलेगी? क्या लगता है? फ्रेंड है, ऑब्वियसली ये तो उसी का साइड लेगा या उसी की साइड लेगी, राइट? यहां पर अपना इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड तो है, पर इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस नहीं है, राइट? आई एम ट्राइंग टू टेल यू द एग्जांपल ऑफ इंडिपेंडेंस माइंड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। एक और एग्जांपल, लेट्स से कोर्ट में, ठीक है, कोर्ट में एक जज है, ठीक? जज के सामने एक केस आता है, एक मैटर आता है, किसका? जज के फैमिली मेंबर का, ओके? अब ये जो जज है, ही इज अ पर्सन ऑफ ग्रेट स्टैंडिंग, आज तक कभी कोई इल्जाम नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, एकदम परफेक्टली और हमेशा ऑनेस्ट रह करके उसने अपनी ड्यूटी की है, और इस केस में भी वो वैसा ही करने वाला है। ही इज अ मैन ऑफ ग्रेट स्टैंडर्ड्स, और वो उस पर बरोबर ही अनबायस देने वाला है। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड है उसका, बिल्कुल है, पर दुनिया के लिए क्या लगेगा? ये तो इसके फैमिली मेंबर का है, मतलब केस, ये डेफिनेटली उसके फेवर में देगा, बायस्ड ओपिनियन देगा, राइट? इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस है क्या? नहीं। देखो, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड आ जाना ठीक है, राइट? वो थोड़ा कंपैरेटिवली इजी तो नहीं, मतलब खुद के कैरेक्टर में भी वो सेंस होना चाहिए, बट ठीक है, वो हो जाता है। बट इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और एग्जाम्पल, आपने आईसीआई की एग्जाम दी है, राइट? फाउंडेशन में एग्जाम देते टाइम पर आपने कभी कुछ नोटिस किया है कि एक पर्सन, जनरली इन्विजिलेटर जो रहते हैं अपने क्लासरूम में, होते रहते ही हैं, बीच बीच में कोई और एक प्रोफेशनल प्रॉपर इसमें मे बी आपके क्लास में राउंड मारने आया होंगे या कुछ आए होंगे, किसी में आते हैं, किसी में नहीं। क्या होता है बेसिकली, आईसीआई कुछ सीएस को अपॉइंट करते हैं फॉर एवरी सेंटर, ये देखने के लिए कि वहां पर एग्जाम प्रॉपरली इंडिपेंडेंटली कंडक्ट हो रही है या नहीं। बिफोर आई वॉज इनटू टीचिंग, आई वॉज पार्ट ऑफ दैट, मैं भी कुछ सेंटर्स पर जाता था कि पेपर बरोबर से जहां से आते हैं वहां से आए हैं या नहीं, पेपर की जो सील है वो प्रॉपर है या नहीं, ये सब देखने के लिए, ठीक है? अब यहां पर जो भी पर्सन, ये ऐसा क्या बोलते हैं उसको, सुपरवाइजर, लेट से एक सीए सुपरवाइजर, जो भी पर्सन सुपरवाइजर बन सकता है, उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस है। एक कि उसका कोई रिलेटिव
एग्जाम में अपीयर नहीं होता रहना चाहिए। एक और है कि उसने कोई प्राइवेट कोचिंग या टीचिंग में इन्वॉल्व नहीं रहना चाहिए, राइट। अब मी एज अ पर्सन, अब इन वजहों से क्या हुआ, जब मैं कोचिंग में आया, नाउ एम आई एलिजिबल फॉर दिस? नो, ठीक है। अब मी एज अ पर्सन आई नो कि मैं कोई ऐसा बायस नहीं करूंगा या कुछ किसी को फायदा नहीं दूंगा, राइट। पर दुनिया के लिए ऐसा अपीयर हो सकता है कि भाई ये तो टीचर है, शायद ये अपने स्टूडेंट्स को थोड़ा बायस या फिर फेवर करें, क्या पता इनके पास में पेपर पहले आ जाता हो, राइट। हमारे पास वो सुपरवाइजर के पास में पहले नहीं आता, इट जस्ट 10 मिनट पहले वो जो सील खुलती है जब उनको सामने बस दिखता है, उसमें भी पेपर सील ही होता है वो प्रॉपर। पर दुनिया को ऐसा लग सकता है, राइट। टू मेंटेन दैट इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस ऑल्सो आईसीआई ने क्या डाले हैं, ये वाले क्लॉजेस डाले हैं, राइट। दीज आर अवर जनरल एग्जाम्पल्स। अब एक ऑडिटर के लिए भी ये चीज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वो इंडिपेंडेंट खुद से तो रहे, प्लस इंडिपेंडेंट इन अपीयरेंस भी दिखे, ठीक है। इंडिपेंडेंस और उसका मतलब समझा। वापस आते हैं बुक पर। इंडिपेंडेंस इज अ कंडीशन ऑफ माइंड एज वेल एज पर्सनल कैरेक्टर। ये ऊपर एक लाइन छोड़ दी अपन ने, द रूल्स बाय देमसेल्व्स कैन नॉट क्रिएट और एंश्योर एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो इंडिपेंडेंस में क्या बोल रहे हो, एक और चीज जरूरी कि इंडिपेंडेंस में हर चीज के लिए रूल नहीं बना सकते आप। जैसा आईसीआई ने ये रूल अपन ने देखा वो तो बना दिया, बट हर एक चीज के लिए, हर एक सिचुएशन के लिए आप रूल नहीं बना सकते। इनफैक्ट रूल होने के बावजूद भी देयर आर केसेस जहां पर इंडिपेंडेंस ब्रीच हो रही है। जैसे सत्यम स्कैंडल पता है क्या सबको, पढ़ा है, सुना है? देखो सम फाइनेंशियल वर्ल्ड फ्रॉड स्कैम्स अपने को थोड़े पता होने चाहिए। सत्यम क्या था ये स्कैंडल? बेसिकली एक पर्सन थे मिस्टर राजू, रामलिंगम राजू उनका नाम था, पी रामलिंगम राजू समथिंग। उनकी बेसिकली उनकी एक कंपनी थी, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, उनकी कंपनी जो है वो लिस्टेड थी स्टॉक एक्सचेंज पर, शेयर्स वगैरह ट्रेड होते थे। उन्होंने क्या किया, अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे उसको बहुत ज्यादा इन्फ्लेट कर दिया, इतना ज्यादा इन्फ्लेट कर दिया जो प्रॉफिट एक्चुअली था 60-70 करोड़ के आसपास, 50-60 करोड़ के आसपास, कितना बताते थे वो? 2400 करोड़। उनके बैंक अकाउंट में पैसा था लगभग 300 करोड़, उन्होंने बताया कितना था? 5400 करोड़, राइट। ऐसा ऑलमोस्ट 5-6-7 हजार करोड़ का वो जो है इन्फ्लेट करके अपने इसका बताया था। रिजल्ट क्या रहेगा उसका? स्टॉक प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर चली जाएगी, राइट। ये क्या इनका मोटिव क्या था? बेसिकली इस स्टॉक को बहुत ज्यादा हाई प्राइस पर बेच करके बहुत ज्यादा वो प्रॉफिट कमा करके उनको लगता था कि रियल एस्टेट में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो वो पूरी इंडिया में बहुत सारी जगहों पर रियल एस्टेट खरीदने का प्लान कर रहे थे। अब वो ये करते कैसे थे एकदम डिटेल में, एकदम डीप में, तो उसका मतलब पूरा अपन केस स्टडी देखना चाहे तो 1-2 घंटे की भी हो सकती है, बट शॉर्ट में आपको बताऊं तो ये इनवॉइसेस फेक बनाते थे, ठीक है। इनवॉइसेस पर ऐसे 2 अलग अलग मार्किंग रहते थे, H और S। H मतलब जो छुपाना है, टू बी हिडन, S मतलब जो कि बताना है, टू बी सीन, राइट। बैंक स्टेटमेंट्स किसी तरीके से वो फर्जी ले आते थे, राइट। बाकी भी उनके जो अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर था, ERP, उसमें भी सब कुछ एकदम प्रॉपर उन्होंने सोफिस्टिकेटेड प्लानिंग अपन ने देखा था, सोफिस्टिकेटेड वेज, राइट। बहुत सारी अरेंजमेंट करके रखी थी, जिसके वजह से क्या हो रहा था, सबको लग रहा था कि
सही में इतना प्रॉफिट है। ऑडिटर कौन थे इनके? PwC, प्राइस वाटरहाउस कूपर्स, द बिग फोर, वन ऑफ द बिग फोर। पर ये भी पकड़ नहीं पाए, राइट? आई वोंट से एग्जैक्टली, बट द वर्ल्ड सेज, और शायद कहीं ना कहीं उस बात में सच्चाई भी है कि PwC और सत्यम मिले होंगे कुछ टाइम पर, या फिर कोई पॉइंट पर, मे बी सम अथॉरिटीज माइट हैव कोल्यूडेड, क्योंकि इतने बड़े ऑडिटर को मतलब ये चीज पता ना चले, दैट्स अ बिट अनरियलिस्टिक, राइट? यहां पर इंडिपेंडेंस हैव गॉन फॉर अ टॉस, राइट? इंडिपेंडेंस यहां पर फॉलो, अब रूल्स तो यहां पर भी थे, पर फिर भी इतने बड़ा स्कैम हुआ ये। ऐसे ही और भी ये 2-3 स्कैम्स है। एक एनरॉन का स्कैम है, आर्थर एंडरसन वहां पर अगेन ऑडिटर थे। यहां पर रिजल्ट क्या हुआ था? PwC को 2 साल के लिए बैन कर दिया गया था कि आप इंडिया में कोई ऑडिट वगैरह कोई कंपनी का नहीं कर सकते। तो बेसिकली रूल्स बाय देमसेल्व्स कैन नॉट क्रिएट और एंश्योर एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस क्या है? इट इज अ कंडीशन ऑफ माइंड एज वेल एज पर्सनल कैरेक्टर एंड शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद सुपरफिशियल एंड विजिबल स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिपेंडेंस विच आर समटाइम्स इम्पोज्ड बाय लॉ। बोल रहे हैं रूल्स वगैरह तो है ही, बट साथ ही में इट्स द स्टेट ऑफ माइंड एंड इनटू द पर्सनल कैरेक्टर जिससे हमारी इंडिपेंडेंस आती है। नाउ टू इंटरलिंक पर्सपेक्टिव, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। इसके बारे में यही अपन ने डिस्कस किया। पहली चीज है इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, मतलब द स्टेट ऑफ माइंड दैट परमिट्स द प्रोविजन ऑफ ओपिनियन विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंसेस दैट कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल जजमेंट। समझ लिया अपन ने, बट ये लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड दैट परमिट्स provision of opinion without being affected by the influences that compromise our professional judgment and allowing individual to act with integrity, exercise objectivity and professional skepticism, right? independence of mind जो है वो किसी रूल से या किसी चीजों से नहीं आ सकता, वो खुद से ही लाना पड़ेगा। इंडिपेंडेंस ऑफ द माइंड। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस मतलब क्या होता है? अवॉइडेंस ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट अ रीजनेबल एंड इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी हैविंग नॉलेज ऑफ ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग सेफगार्ड अप्लाइड वुड रीजनेबली कंक्लूड अ फर्म्स or a member's assurance team's integrity, objectivity or professional skepticism has been compromised. इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस क्या होता है? बेसिकली हमने इस तरीके से काम करना चाहिए कि कोई नॉर्मल थर्ड पार्टी बाहर वाला हमें देख करके ये ना बोल पाए, हमारे पर उंगली ना उठा पाए कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है। जिसको सब पता है कि ये कर रहा है, ये ऐसा काम कर रहा है, इसने ये सेफगार्ड्स भी लगाए हैं, इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर रहा है, फिर भी उसको अगर डाउट है, बाहर वाले को रीजनेबल डाउट हो सकता है कि ये शायद इंडिपेंडेंट नहीं है, तो दैट इज नॉट, दैट कैन नॉट बी सेड टू बी इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। जैसा अपन ने कोर्ट का एग्जाम्पल देखा, राइट? इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड है, बट वहां पर कोई भी रीजनेबल पर्सन क्या बोलेगा कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है। ICI का एग्जाम्पल देखा, वो भी वही। फ्रेंड का एग्जाम्पल देखा, वो भी वही, राइट? ऑडिटर ने ये ध्यान में रखना जरूरी है कि वो कोई भी ऐसे सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस में ना जाए या फिर ऐसी कोई असाइनमेंट टेकअप ना करे जहां पर एक नॉर्मल थर्ड पर्सन को ऐसा लग सकता है कि ऑडिटर क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर हैज नॉट ओनली टू एग्जिस्ट इन फैक्ट but also appear to so exist to all reasonable person। जो दिखता है वही बिकता है। सिर्फ होना ही नहीं जरूरी है, दिखना भी इंडिपेंडेंट जरूरी है। Relationship between auditor and client should be such that firstly he is himself satisfied about independence। पहले खुद का तो होना जरूरी है, सही में इंडिपेंडेंट खुद के माइंड से होना तो जरूरी है। एंड सेकेंडली नो अनबायस्ड पर्सन वुड बी फोर्स्ड
to conclusion that there is likely to be abridgment of auditor's independence. Abridgment as in compromise. There should be such case. Now, independence जो है, it assumes significance in the context of providing confidence to users. As a statutory auditor, for example, chartered accountant would cease to perform any useful function if the person who rely upon the accounts do not have faith in the independence and integrity of chartered accountant. हमारे लिए हम क्या करते हैं, अगेन लोगों को एश्योरेंस देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं, राइट? सो अगर लोगों को हमारे ऊपर ऐसा, मतलब बाहरी लोगों को, नॉर्मल पर्सन को अगर ऐसा लग रहा है कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, तो फिर हमारे सर्विसेज का कोई मतलब ही नहीं है, राइट? He is expected to be objective in his approach, fearless and capable of expressing honest opinion based upon performance of work. Now, independence is dependent on the state of mind and character of a person and is a very subjective matter. रियल लाइफ की बात करें, देखिए रूल्स वगैरह हमारे लिए ये सब जरूरी है. रियल लाइफ की बात करें तो अब वैसे तो मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि एक पर्सन के लिए हो सकता है कि वो इंडिपेंडेंट है, दूसरे पर्सन के लिए हो सकता है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो हम उसका कोई एग्जैक्ट रूल रियल लाइफ में नहीं बोल सकते. One person might be independent in a particular set of circumstances, while another might feel he is not independent. It is therefore duty of every chartered accountant to determine for himself whether or not he can act independently in the given circumstances. Normal appearance में दिखना ये sufficiently ये जरूरी है, but after a certain point, अगर ऑडिटर को लगता है मैं सही में इंडिपेंडेंट हूं और नॉर्मल रीजनेबल पर्सन को भी इंडिपेंडेंट दिख सकता हूं, तो फिर उसने दुनिया की ज्यादा परवाह किए बिना प्रॉपरली इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए. ये दुनिया में तो ऑब्वियसली यार 100 लोग बोलेंगे कि हाँ इंडिपेंडेंट है, तो ऑब्वियसली देयर वुड बी सर्टेन पर्सन जो बोलेंगे इंडिपेंडेंट नहीं है, राइट? दैट्स हाउ एवरीथिंग एंड द वर्ल्ड वर्क्स. रियल लाइफ में भी बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है, अपन ने मे भी कुछ गलत किया, लेट्स से स्टूडेंट्स बहुत बार जिन्होंने फेलियर फेस किया है, बहुत बार क्या होता है, वी नो वी डिड द हार्ड वर्क, हमने सब कुछ अच्छे से किया था, बट आउटसाइड वर्ल्ड क्या बोलेगा, तुमने पूरी मेहनत नहीं की. दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स. इन सच केसेस व्हाट वी कैन डू आवर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट. ज्यादा टेंशन नहीं लेने का दुनिया का, अपना बेस्ट काम बस करते रहने का. कमिंग बैक टू ऑडिटर, इन नो केस टू प्लेस हिमसेल्फ इन अ पोजीशन विच वुड कॉम्प्रोमाइज हिज इंडिपेंडेंस. नाउ इंडिपेंडेंस का मतलब समझा, इंडिपेंडेंस इन माइंड एंड अपीयरेंस, ठीक, दैट इज अ जनरल थिंग्स. नाउ थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, ऐसी कौन सी जगह या ऐसी कौन सी चीजें हो सकती है जिसके वजह से हमारी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो सकती है. थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, इस पर क्वेश्चन आया था आई थिंक कुछ दो तीन अटेम्प्ट पहले. Many different circumstances or combination may be relevant, and accordingly it is impossible to define every situation that creates threats to independence and specify appropriate mitigating action that should be taken. In addition, nature of assurance engagement may differ, and consequently different threats may exist requiring the application of different safeguards. देखो कहीं पर भी अगर हमारी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो एक ऑडिटर ने क्या करना है, उसके लिए मिटिगेटिंग फैक्टर, सेफगार्ड्स लगाने जरूरी है, जिसके वजह से ये इंश्योर हो पाए कि भाई इंडिपेंडेंस बनी रहेगी. इट डिपेंड्स ऑन एंगेजमेंट टू एंगेजमेंट. अपने अलग अलग टाइप के एश्योरेंस एंगेजमेंट होते हैं. कौन से थे अलग अलग टाइप के एश्योरेंस एंगेजमेंट, याद है क्या?
रीजनेबल और लिमिटेड ये काय पे परफॉर्म करते थे अपन? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर। और अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इंटरनल कंट्रोल्स एंड प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। चौथा कौन सा था? रिलेटेड सर्विसेज। एश्योरेंस एंगेजमेंट अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उस पे कौन से स्टैंडर्ड अप्लाई होते थे? SAEs, राइट। बढ़िया, एक बार देखते हैं, आज टाइम मिला तो अपन पूरा फर्स्ट चैप्टर भी एक बार क्विकली गो थ्रू करेंगे 5-10 मिनट में। हाँ, बात कर रहे थे अपन थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस की। कौन सी चीजों से थ्रेट्स हो सकती है? बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ थ्रेट्स दी गई है अपने को, ठीक है। 5 टाइप्स ऑफ थ्रेट्स दी हुई है। कौन सी? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स, सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स, एडवोकेसी थ्रेट्स, फैमिलियरिटी थ्रेट्स एंड इंटिमिडेशन थ्रेट्स। पहली थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। ये वाली थ्रेट कब होती है? व्हेन एन ऑडिटिंग फर्म, इट्स पार्टनर और एसोसिएट could benefit from a financial interest in an audit client। अगर जो फर्म ऑडिट कर रही है वो वहां पर उसका कोई पार्टनर, कोई ऑडिटर, अगर उसका जिसका वो ऑडिट कर रहे हैं वहां पर उनका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो देयर इज सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। मतलब नॉर्मली वहां पर क्या थ्रेट हो सकता है कि भाई इसका खुद का ही वहां पर फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो शायद ये गलत चीजों को वहां पर सही बोल देगा, राइट। उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं और अपन देखते हैं। अच्छा, कुछ और एक दो बेसिक चीजें, मतलब अपने को बहुत बार ये रेफरेंसेस आएंगे इसलिए आपको पता होना चाहिए। जनरली ऑडिट में क्या होता है, टाइप्स ऑफ फर्म अगर अपन बात करें तो एक तो है बिग 4, राइट। कुछ जो है जनरली आजकल जो ज्यादा प्रिवेलेंट है, दे आर पार्टनरशिप फर्म्स, and there can be individual firms also, ठीक है। जो यहां पर अल्टीमेट साइनिंग अथॉरिटी रहते हैं ना, दे आर कॉल्ड पार्टनर्स। पार्टनरशिप फर्म में भी पार्टनर्स, लॉ में पढ़ा था अपन ने, राइट, वो भी पार्टनर्स। यहां पर इंडिविजुअल फर्म में एक ही रहता है तो उसके पास में ही साइनिंग अथॉरिटी रहती है। ऑडिट में क्या होता है, ऑडिट कंडक्ट जब होता है, पूरा जब ऑडिट परफॉर्म होता है, ठीक है, तो जो अल्टीमेट रिपोर्ट बनती है ना, अल्टीमेट ओपिनियन देते हैं अपन और अल्टीमेटली बोलते हैं सब कुछ सही है, ये रिपोर्ट पे फाइनल साइन किसकी होती है? हमने एज अ आर्टिकल समझ लो गए कि हम साइन करते हैं क्या इस पे? कभी नहीं। हम सीए बन गए, सीए बन करके एज अ एम्प्लॉय गए, हमने सब कुछ चेक किया, तो क्या हम साइन कर सकते हैं क्या? नहीं, अभी भी हम साइन नहीं कर सकते, हम सिर्फ उनके एम्प्लॉय है। अल्टीमेटली ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कौन करता है? अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है? ओनली एंड ओनली ऑफ पार्टनर। अगर इंडिविजुअल फर्म है तो जो वो पर्सन है उसकी, ठीक है। जिस भी पर्सन को प्रैक्टिस करना है उसको एक बेसिकली COP बोलते हैं उसको, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ये लेना पड़ता है इंस्टीट्यूट से। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, जस्ट एम्प्लॉयमेंट करना है कहीं पे, मतलब एज ए एम्प्लॉय काम करना है, तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक। सो अल्टीमेटली जब भी अपन बोलेंगे ना बार बार ऑडिट फर्म या उसका पार्टनर, तो वी आर टॉकिंग अबाउट अल्टीमेट ऑथोरिटीज। एंड व्हेन वी से टीम मेंबर और ऑडिट असिस्टेंट, तो वी आर टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉइज। एक्चुअली फील्ड वर्क जनरली करते सब एम्प्लॉइज है, एक्चुअल चेकिंग वेकिंग। पार्टनर्स जनरली क्या करते हैं? पूरे काम को रिव्यू करते हैं। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कुछ गलती हुई तो किसके गले में आएगी? पार्टनर्स के, राइट। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अल्टीमेट साइनिंग अथॉरिटी, सब कुछ कौन रिस्पॉन्सिबल है? पार्टनर्स। बहुत बेसिक चीज है, ये खुद से समझ जाती है, बट अभी अपने रेफरेंसेस के लिए बहुत बार लोगों को पता नहीं होती, इसलिए बेसिक पता होनी जरूरी है। सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स।
occur when an auditing firm, its partner or associate could benefit from a financial interest in the audit client. पहला पॉइंट देखते हैं उसमें, डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट और मटेरियली सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन अ क्लाइंट. लेट्स से मिस्टर ए ऑडिटर है, पार्टनर मतलब मेन जो साइन करने वाला है ऑडिटर. किसका ऑडिट कर रहा है वो? अडानी. ठीक है, अडानी इनका कंपनी का ऑडिट कर रहा है. मिस्टर ए अडानी में 10 लाख रुपए के शेयर्स होल्ड करते हैं. ठीक है, अडानी एज अ कंपनी देखे तो 10 लाख कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, बट मिस्टर ए के लिए बड़ा अमाउंट है. वो बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट करके रखी है उन्होंने. वो गए ऑडिट करने के लिए, उनको पता चला कि अडानी में कुछ तो भी अडानी काम चालू है. राइट, कुछ तो भी गलत काम चालू है. अगर ए यहां पर बता दे सही सही कि यहां पर कुछ तो भी गलत हुआ है, कंपनी के शेयर प्राइसेस क्या होंगे? नीचे जाएंगे. अल्टीमेटली नुकसान किसका होगा? ए का भी होगा. राइट, और वो क्या करेगा? ऐसी रिपोर्ट देने से खुद को थोड़ा वो अवॉइड करेगा. मिस स्टेटमेंट्स को हो सकता है वो इग्नोर कर देगा. राइट, बिकॉज ऑफ डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट. दिस इज एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट. नेक्स्ट, इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी वहां पर एक वर्ड है. इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट मतलब लेट्स से मिस्टर ए का एक पार्टनर है मिस्टर बी. मिस्टर ए के 2 बिजनेस है, वो एक ऑडिटर भी है और इसका कोई दूसरा नॉर्मल बिजनेस भी है विद मिस्टर बी. ऑडिटर ऑडिट करने गया है सी लिमिटेड को. ठीक है, अब ये मिस्टर बी और मिस्टर सी, इनका कोई तो भी पार्टनरशिप में बहुत बड़ा काम चालू है. मिस्टर बी और मिस्टर सी लेट्स से पार्टनर्स हैं. अगर यहां पर ऑडिटर ने सी लिमिटेड के अगेंस्ट कुछ तो भी गलत रिपोर्ट, यानी मतलब कुछ जो गलत काम हो रहे हैं उसके बारे में रिपोर्ट दे दिया, तो सी लिमिटेड को नुकसान होगा, अल्टीमेटली बी को भी नुकसान होगा. अल्टीमेटली हो सकता है ए और बी के रिलेशन पर भी फर्क पड़े या इनके बिजनेस में भी फर्क पड़े. इनडायरेक्ट इंटरेस्ट. सिर्फ पार्टनर का ही नहीं और एसोसिएट. ऑडिटर खुद पार्टनर या उसका कोई एसोसिएट, उसका कोई पर्सन, उसका कोई एम्प्लॉय, उसका भी कोई अगर फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो, जैसे अपन ने बोला पार्टनर का कोई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय चेकिंग वेकिंग कर रहा है, एम्प्लॉय का कुछ तो भी बड़ा शेयर में इन्वेस्टमेंट है यहां पर अडानी में. एम्प्लॉय भी हो सकता है मिस स्टेटमेंट्स को इग्नोर कर दे, देखे ही ना, रिपोर्ट ही ना करे अपने पार्टनर को. राइट, दिस इज फर्स्ट एग्जांपल. सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट पढ़ रहे हैं अपन, उसमें पहला एग्जांपल क्या देखा अपन ने? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द क्लाइंट. ऐसे केस में हो सकता है कि ऑडिटर का इंडिपेंडेंस क्या हो जाए? कॉम्प्रोमाइज हो जाए. इंडिपेंडेंटली जो जरूरी है वो काम ना करे, वो खुद के इंटरेस्ट के लिए काम करे. दूसरा, लोन और गारंटी टू और फ्रॉम द कंसर्न क्लाइंट. क्या कर रखा है ऑडिटर ने? लोन दे रखा है कंपनी को या लोन ले रखा है कंपनी से. राइट, लोन दे रखा है और जिसको लोन दे रखा है उसका ही वो मतलब उसकी वाट लगाएगा अगर, तो हो सकता है उसको उसके पैसे ही वापस ना मिले. लोन ले रखा है तो काइंड ऑफ एक ऑब्लिगेशन आ जाता है, अरे मैंने इससे पैसा लिया है, इसके अगेंस्ट कैसे बोलूं. हो सकता है. अनड्यू डिपेंडेंस ऑन क्लाइंट्स फीस, hence concerns about losing the engagement. मिस्टर ए के पास में लेट से 10 क्लाइंट है.
9 क्लाइंट से उनको आते हैं 10-10 हजार रुपए, और एक ही बड़ा क्लाइंट है मेन, उससे आते हैं 10 लाख रुपए एज अ फीस। ठीक है, बड़े बड़े कंपनीज में बड़े बड़े ऑडिटर्स की फीस भी बहुत बड़ी रहती है। ठीक है, 10 लाख तो बहुत छोटा सा अमाउंट बोला अपन। अब यहां पर मिस्टर ए, ये 9 के बारे में तो ठीक है, 9 में से कोई गया तो चलेगा, ये एक को क्या जिंदगी में कभी नाराज करने का सोचेगा भी क्या वो? नहीं। ए का पूरा जीवन ही उस पर हो सकता है डिपेंडेंट हो फाइनेंशियली। अनड्यू डिपेंडेंस ऑन क्लाइंट्स फीस। क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप विद एन ऑडिट क्लाइंट। ए बी का ऑडिट करने गया, हो सकता है ए और बी का पार्टनरशिप में कोई दूसरा बिजनेस हो ऑलरेडी, मतलब उनका क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप है। अपने ही पार्टनर का ऑडिट करने के लिए दूसरा, इसकी एक एंटिटी है यहां पर, एक एंटिटी है यहां पर। ए जो है इसका ऑडिट करने गया, ए बी के साथ ये वाले एंटिटी में पार्टनर है, अपने ही पार्टनर के एक एंटिटी को वो कैसे खराब बोलेगा? पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद द क्लाइंट। हो सकता है लेट्स से ए इज लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट। ए अभी क्या है? ऑडिटर है। वो क्या कर रहा है? ही इज लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट। उसको ऐसा लग रहा है कि एक्स लिमिटेड जिसका वो ऑडिट करने गया है, वहां पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं अपना रेज्यूमे भेज देता हूं वहां पर। राइट? अब वो क्या सोचेगा? मैंने तो यहां पर रेज्यूमे भेजा है, मैं इनके अगेंस्ट ही गलत रिपोर्ट, गलत मतलब गलत काम की सही रिपोर्ट अगर दे दूंगा तो ये तो मेरे को कंसीडर ही नहीं करेंगे। या लेट से बहुत बार रियल लाइफ में ऐसा होता है, ए का कोई क्लोज रिलेटिव है, उसको यहां पर एम्प्लॉयमेंट चाहिए। ए ने अपने रेफरेंस से यहां पर उसकी जॉब लगवा दी, एम्प्लॉयमेंट लगवा दी। काइंड ऑफ वो पर्सनली ऑब्लिगेशन बन जाता है, इसने इसके लिए कुछ किया है, वो भी इसके लिए कुछ करेगा, उसकी गलतियां छुपा देगा। राइट? ऐसा हो सकता है। एंड कॉन्टिंजेंट फीस फॉर ऑडिट एंगेजमेंट। कभी कभी कंपनी बोल सकती है कि हम तुमको फीस देंगे एक फिक्स्ड अमाउंट, लेट से 50,000 रुपए, एंड 10% ऑफ अवर प्रॉफिट। नाउ थिंक ऑफ सत्यम केस। अगर ऐसे केस में ऐसा रहता है, कॉन्टिंजेंट फीस मतलब जो कि फिक्स नहीं है, आगे कॉन्टिंजेंट है, कॉन्टिंजेंट ऑन प्रॉफिट, डिपेंडेंट ऑन प्रॉफिट। अब ऐसे केस में सत्यम अगर लेट से 6 या 60 करोड़ प्रॉफिट है, तो कितनी हो गई फीस ऑडिटर की? 6 करोड़। बट अगर ऑडिटर उसको हेल्प करे प्रॉफिट बताने में 2400 करोड़, तो कितनी फीस हो जाएगी उसकी? 10% मतलब 240 करोड़। बिग अमाउंट। राइट? ऐसा भी हो सकता है। या क्लाइंट हो सकता है बोले कि मैं है ना आईपीओ ला रहा हूं, मतलब शेयर्स अपने मार्केट में ला रहा हूं। अगर तूने, अब देखो आईपीओ कभी भी मार्केट में आता है ना, तो उसके लिए प्रॉपर उसकी अभी तक के जो मतलब ये थे फाइनेंशियल्स, उसके बारे में रिपोर्ट लगती है, प्लस आगे की थोड़ी बहुत कमेंट्री लगती है जो जनरली सीए देता है। वो सीए को बोला कि मेरा अगर आईपीओ अच्छा रहा तो उसका कुछ परसेंट तेरा। इस केस में क्या करेगा सीए? फाइनेंशियल्स सब सही है, अगर इन्फ्लेटेड भी है तो भी वो बोलेगा सही है। ऐसा हो सकता है। आईपीओस वगैरह कोई फॉलो करता है क्या अभी? मतलब स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट अपने कोई फॉलो करता है क्या? देखो मैं ये नहीं बोल रहा आपको कि अभी से ट्रेड करो वगैरह या कुछ करो। देयर आर मतलब मेनी स्टूडेंट्स हु ट्रेड वेरी बेसिक लेवल पे। यस सानिका, फाइनेंशियल इंटरेस्ट मींस इन मॉनेटरी टर्म्स, करेक्ट। मैं ये नहीं बोल रहा आपको कि अभी से आपको आईपीओ या फिर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, बट ये मार्केट ये सब चीजें जो है ना वो अपने से बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, अपने प्रोफेशन से फाइनेंशियल वर्ल्ड बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। तो एटलीस्ट थोड़ा उसमें मतलब इंफॉर्मेशन रखना चालू करो। क्या हो रहा है, कंपनीज के शेयर प्राइसेस क्या चल रहे हैं, राइट?
अभी से ट्रेड करने के पीछे नहीं जाना, ठीक है, पहले समझो 1 2 3 साल में भी, उसके बाद में यू कैन डिसाइड फॉर योरसेल्फ वेदर टू ट्रेड और नॉट। बट ये सब चीजों का अपने को पता होना जरूरी है, ठीक है। तो थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस देख रहे थे अपन, उसमें पहला था सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में क्या क्या बोला अपन ने, कौन सी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट हो सकती है? पहला डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, दूसरा लोन और गारंटी, तीसरा अनड्यू डिपेंडेंस ऑन क्लाइंट्स फीस, चौथा क्लोज बिजनेस रिलेशन, पांचवा पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट, पांचवा कॉन्टिंजेंट फीस। दूसरा सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स। सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स, सी लेट्स से आप एक मैकेनिक के पास में गए, आपने बोला कि भैया ये जो मेरे गाड़ी का हेडलाइट है ना वो सही से काम नहीं कर रहा, कम ज्यादा कर रहा है। मैकेनिक ने ऊपर से देखा और फट से बोल दिया भैया इसकी तो बैटरी गई हुई है, आपको बैटरी बदलनी पड़ेगी अपने गाड़ी की, ठीक है। आपने बोला देख तो लो अच्छे से, अरे बोले मेरे पे भरोसा नहीं किया, इतने टाइम से मैं कर रहा हूं, 100% बैटरी गई है, ठीक है। आपने भरोसा करके बैटरी बदलवा ली, राइट। 2 दिन बाद वापस से हेडलाइट कम ज्यादा कर रही है, वापस आप लेके गए, भैया बैटरी बदल गई, अब तो फिर भी ये हेडलाइट कर रहा है। अब उसने ध्यान से देखा, उसको समझ में आया बैटरी नहीं बल्ब गया हुआ था, राइट। अब यहां पर क्या लगता है, वो आपको ये बताएगा क्या, ऐसा बोलेगा क्या कि सॉरी मेरे से गलती हो गई, मैंने बैटरी गलत इंटरप्रेट कर लिया, बैटरी में गलती नहीं थी, वो बल्ब में थी, ऐसा बोलेगा क्या? क्या लगता है नॉर्मल पर्सन? फिर क्या बोलेगा? भैया बैटरी में तो तकलीफ थी, अभी आपका बल्ब भी गया है, अब उसको भी बदल लो, राइट। कोई भी पर्सन खुद के किए हुए काम को ऑब्वियसली गलत बोलेगा क्या कभी? नहीं, राइट। देयर आर गुड पर्संस, पर सब लोग आपके जैसे अच्छे बच्चे नहीं रहते। खुद की गलती मान लेना यह बहुत बड़ी चीज होती है, कोई भी जनरली ऐसा जल्दी से नहीं करता, एंड दैट इज कॉल्ड सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स। दैट इज कॉल्ड सेल्फ रिव्यू थ्रेट। और एक बेसिक एग्जांपल इसका, आईसीआई सर्टिफाइड कॉपीज के बारे में सुना है क्या आपने? आप अगर लेट से आपको अगर आपकी कॉपीज जो आपने लिखी है चेक कॉपीज मंगाना हो, उसकी कॉपी मंगाना हो बेसिकली, तो यू कैन अप्लाई फॉर दैट। उसमें आपको दिखता है कौन से पूरा आपकी मतलब आंसर शीट आपको वापस भेजी जाती है, कितना क्या है। उसमें आईसीआई क्या बोलती है कि हम आपकी टोटल वापस चेक कर लेंगे, टोटल में कुछ तो भी अगर इश्यू हुआ होगा उसको करेक्ट कर देंगे और आपको अकॉर्डिंगली अपडेटेड टोटल दे देंगे, बट आपका कोई भी आंसर वापस चेक नहीं करेंगे, राइट। नहीं तो ऐसे तो हर कोई बोलेगा कि मेरा ये आंसर सही है, राइट। ऐसा मतलब झगड़ा करने के लिए बहुत सारे लोग आ सकते हैं, क्योंकि आईसीआई को पता है एक बार किसी पर्सन ने पूरे आंसर को चेक किया है तो सही से किया होगा, राइट। अब लेट्स से ऐसा जनरली होता नहीं है, देयर हैव बीन रेयर केसेस, बट लेट्स से ये अलाउ कर दिया आईसीआई ने कि भाई हम आंसर रीचेक करेंगे। ऐसे केस में आईसीआई मतलब क्या करेगी फिर? खुद के ही पहले चेक किए हुए आंसर्स को अब बोल रही है कि नहीं हमारे से गलत चेकिंग हो गई थी, राइट। इन दैट केस वैसा हो जाएगा, राइट। एंड इट माइट ब्रिंग एकदम मतलब आईसीआई पे कॉन्फिडेंस ही नहीं रहे लोगों को, ऐसा हो सकता है, राइट। इसलिए कभी भी आपका आंसर वापस चेक नहीं होता, सिर्फ री टोटलिंग होती है। सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स बेसिकली सीधे सरल शब्दों में खुद के किए हुए काम को कोई कभी गलत नहीं बोलता। अब अपने लिए यहां पर ऑडिटर के लिए कैसे रिलेवेंट है? लेट्स से एक ऑडिटर 2 साल से ऑडिट कर रहा है, उसने है ना एक इंटरनल कंट्रोल की जगह पर, वहां पर ऐसा था कि कैशियर बेसिकली कैशियर या लेट से कोई एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर गुड्स वगैरह आते हैं, ठीक है।
कैशियर छोड़ दो, गुड्स वगैरह आते हैं, ऐसे पॉइंट पर कंपनी ने एक पर्सन को बैठा के रखा था चेक करने के लिए। ऑडिटर ने अपने रिपोर्ट में, पिछले वाले ऑडिट के रिपोर्ट में क्या बोला कि वो पर्सन को हटा दो, जबरदस्ती का खर्चा मत लगाओ, आप क्या करो वहां पर सीसीटीवी लगा दो, उससे आपका काम बेटर हो जाएगा, कम कॉस्ट में भी हो जाएगा और सब अच्छा हो जाएगा। अब मैनेजमेंट ने ऑडिटर की यह बात सुनकर के सीसीटीवी लगा दिया। पता चला सीसीटीवी लगाने के बाद में पहले से ज्यादा फ्रॉड होने लग गए वहां पर। सीसीटीवी को कोई भी बंद कर देता था और पीछे से जाकर के कुछ तो भी वो गुड्स में फ्रॉड करके आ जाता था, चोरी करके आ जाता था। अब मैनेजमेंट अगले साल ऑडिटर को बोल रही है, सर ये कंट्रोल तो आपने बोला था, राइट? ऑडिटर क्या बोलेगा यहां पर, नहीं नहीं वो सीसीटीवी तो रहने दो, वो तो अच्छी बात है, एक एडिशनल आदमी और बैठा दो, वो दूसरे कारणों से हो रहा है, राइट? ऐसा हो सकता है। खुद के ही काम को रिव्यू करने के लिए हो सकता है वो खुद का पहले वो किया हुआ काम उसको मैंने गलत किया था ऐसा बोलने के लिए कोई भी कतराएगा, राइट? कोई भी अवॉइड करेगा। यहां पर आती है सेल्फ रिव्यू थ्रेट। एक और एग्जांपल ऑडिटर केस से। ऑडिटर ने क्या किया, ऑडिटर पहले लेट से एम्प्लॉय था कंपनी का, वो पूरी अकाउंटिंग करता था, ठीक है? अब क्या हुआ, उसने अगले साल जॉब छोड़ दी और वो ऑडिटर बन गया, प्रैक्टिस में आ गया और यही कंपनी का ऑडिटर बन गया। अब उसने चेक करना है जो डॉक्यूमेंट्स, जो भी अकाउंट्स वगैरह चेक करना है, वो बनाए किसने है, उसने खुद ने ही बनाए हैं पिछले साल के, राइट? क्या वो यहां पर एकदम इंडिपेंडेंटली चेक कर पाएगा? नहीं। सेल्फ रिव्यू थ्रेट, खुद के ही काम को चेक करने में ऑब्वियसली वो क्या देखेगा, हां मैंने ही किया है ना, मैंने सब सही किया है, राइट? आर यू गेटिंग द आइडिया? सेल्फ रिव्यू थ्रेट occur when during a review of any judgment or conclusion reached in previous audit or non-audit engagement, or when member of the audit team was previously a director or senior employee of the client. Non-audit services include any professional services provided by an auditor other than audit or review. These include management services, internal audit, investment advisory services, etc., etc., etc. कौन सी सर्विसेज आ सकती है? मैनेजमेंट सर्विसेज, इंटरनल ऑडिट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, लेट से ऑडिटर जो है ना वो क्या है, ऑडिट तो करता ही है प्लस साथ में कंसल्टेंट भी है, कंपनी का कंसल्टेंसी देता है। ऑडिटर ने एज अ कंसल्टेंट कंपनी को बोला, क्या बोला कि आप एक्स लिमिटेड के शेयर में इन्वेस्ट कर दो, ठीक है? अब कंपनी ने कर दिया एक्स लिमिटेड में इन्वेस्ट, वो प्राइस शेयर्स की आधी हो गई 50%। अब ऑडिटर अपने रिपोर्ट में ऐसा बोल सकता है क्या कि इनकरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय द फर्म, बोल सकता है क्या? किसने रिकमेंड किया था इन्वेस्टमेंट? उसने खुद ने ही किया था। चेक करते टाइम पर हैपहैज़ार्ड या फिर विदाउट रिसर्च कंपनी ने इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा कुछ बोल सकता है क्या ऑडिटर? नहीं बोल सकता, क्योंकि वो उसने खुद नहीं किया था। ये पहले, आज से बहुत टाइम पहले बहुत होता था, क्या होता था कि अकाउंटिंग भी ऑडिटर करता था और ऑडिट भी वही करता था। पर आज के प्रेजेंट टाइम में ऑब्वियसली देयर आर रूल्स रेगुलेशन कि आप जो है अगर ऑडिटर हो तो आप कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज कंपनी को नहीं दे सकते। अकाउंटिंग तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही तो चेक कर रहे हैं ना एज एन ऑडिटर अपन। Instances come into play are when an auditor having recently been a director or senior officer of the company, or when an auditor performs services that are themselves subject matter of audit. दो
केसेस या फिर दो सिचुएशन जो अपन ने देखी वैसी हो सकती है। एक तो खुद का ही काम वो रिव्यू कर रहा है, या पहले वो क्या था, एम्प्लॉय था, डायरेक्टर था, सीनियर का कुछ तो भी ऑफिसर था, खुद का ही। अगेन बेसिक लाइन है कि खुद के ही काम को वो बाद में रिव्यू कर रहा है, तो वहां पर वो इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाएगा। हो सकता है वो पहले डायरेक्टर था, सीनियर ऑफिसर था, या फिर उसने ही कुछ सर्विसेज परफॉर्म की थी जिसका वो अब ऑडिट कर रहा है। दीज आर सेल्फ रिव्यू थ्रेट। थर्ड वन इज एडवोकेसी थ्रेट्स। एडवोकेसी मतलब क्या होता है? एडवोकेसी मतलब क्या? किसी की बेसिकली वकालत करना, किसी को सपोर्ट करना, राइट? फ्रेंड का एग्जाम्पल याद है, राइट? दैट इज क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ एडवोकेसी थ्रेट। अगर आप किसी पर्सन को सपोर्ट करें, किसी पर्सन के फेवर में बहुत ज्यादा बोलें, तो दुनिया को क्या लग सकता है, ये तो उसकी वकालत कर रहा है, जबरदस्ती उसको सपोर्ट कर रहा है। देयर कैन बी एडवोकेसी थ्रेट। ऑडिटर के लिए कैसे आ सकती है वो? when an auditor promotes or is perceived to promote client's opinion to a point where people may believe objectivity is getting compromised. ऑडिटर, क्लाइंट बोलता है हमारे इंटरनल कंट्रोल बढ़िया है, सब सही से चल रहे हैं, ऑडिटर भी बोलता है हाँ हाँ क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल बेस्ट है, सब कुछ बढ़िया से चल रहे हैं, तो क्या लग सकता है कि भाई क्लाइंट जो है वो ऑडिटर जो है वो जबरदस्ती क्या कर रहा है, अपने क्लाइंट को फेवर कर रहा है, उसकी एडवोकेसी कर रहा है। लेट्स से एक और एग्जांपल, क्लाइंट जो है उसको इनकम टैक्स की नोटिस आई। अब नोटिस आई तो अपने को उसका रिप्लाई देना पड़ता, बहुत बार इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने अपना केस भी प्रेजेंट करना पड़ता। ऑडिटर जाकर के अगर उसका केस प्रेजेंट करे इनकम टैक्स में, राइट, इट माइट अपीयर कि ऑडिटर इंडिपेंडेंटली ये नहीं कर रहा है, अपने क्लाइंट की वकालत, अपने क्लाइंट को अनड्यूली सपोर्ट कर रहा है, राइट? दिस इज एडवोकेसी थ्रेट। When auditor deals with shares or securities of the audited company, becomes client's advocate in litigation, litigation मतलब केस वगैरह, and third party disputes. In such situations, auditor can be perceived as backing and championing. Backing मतलब support करना, championing मतलब again वही support करना causes of auditee client, and it may lead to believe that auditor is not acting and working objectively. ये तो उसी को सपोर्ट करता है, ये तो उसी को सपोर्ट कर रहा है, राइट? ऐसा इट माइट अपीयर एंड इट माइट थ्रो क्वेश्चंस ऑन हिज ऑब्जेक्टिविटी। ठीक, यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? ब्रेक लें छोटा सा। हाँ सानिका, फर्स्ट वाला जो पॉइंट था ना अपना, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, दैट इज मेनली फाइनेंशियल इंटरेस्ट, ओके? उसके नीचे जो है सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स, खुद के काम के बारे में रिव्यू करना। फर्स्ट वाले पॉइंट में डेफिनेटली सारी चीजें आर रिलेटिंग टू मॉनेटरी इंटरेस्ट।
हेलो हेलो चलो shall we resume? क्या पढ़ रहे थे अपन? थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। उसमें पहली थ्रेट क्या देखी थी अपन ने? सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स, सॉरी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स, दूसरा सेल्फ रिव्यू थ्रेट, तीसरा एडवोकेसी थ्रेट, चौथा जो है दैट इज फैमिलियरिटी थ्रेट्स। ओके, फैमिलियरिटी थ्रेट्स क्या बोलती है? थ्रेट्स, दीज आर द थ्रेट्स दैट आर सेल्फ एविडेंट्स। बेसिकली अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पर ऐसा दिख रहा है कि ऑडिटर और क्लाइंट बहुत ज्यादा फैमिलियर है, बहुत ज्यादा एक दूसरे से क्लोज रिलेशनशिप में है, राइट? तो उस केस में ऑब्वियसली देयर इज क्वेश्चन और थ्रेट ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर। These threats are self-evident and occur when auditors form a relationship with the client, where they end up being too sympathetic to the client's interest. अगर कोई पर्सन, दो पर्सन के बीच में क्लोज लॉन्ग टाइम रिलेशन बन जाता है तो उस केस में एक दूसरे की तरफ थोड़ी सी क्या बोल सकते हैं अपन, सिंपैथेटिक भावनाएं जो है वो आ जाती है। और ऐसे केस में हो सकता है ऑडिटर अपने क्लाइंट का बुरा ना करे, या बुरा मतलब इन द सेंस बेसिकली उसका जो गलत काम है उसको सामने ना लाए, राइट? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कब कब हो सकती है फैमिलियरिटी थ्रेट्स? लेट्स से क्लोज रिलेटिव ऑफ द ऑडिट टीम वर्किंग इन अ सीनियर पोजीशन इन द क्लाइंट। ऑडिटर का ही कोई रिलेटिव सीनियर पोजीशन पर काम कर रहा है उस कंपनी में जिस कंपनी का ऑडिटर है। ऑडिटर मिस्टर ए ऑडिट कर रहा है एक्स लिमिटेड का। एक्स लिमिटेड के डायरेक्टर लेवल के पोजीशन पर कौन है? ए का भाई है, राइट? देयर माइट बी फैमिलियरिटी थ्रेट। या फिर ए का कोई ऑडिट टीम का कोई पर्सन है, जैसे कि लेट्स से कोई एम्प्लॉय है जो उसके अंडर काम कर रहा है, वो एम्प्लॉय का ये डायरेक्टर जो है वो कौन है? अंकल है या कुछ एकदम क्लोज रिलेटिव है। ऐसे केस में देयर इज थ्रेट टू द वर्क ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर और द इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर। लॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन स्पेसिफिक ऑडिटर्स एंड देयर स्पेसिफिक क्लाइंट काउंटरपार्ट्स। बहुत सालों से हमारा क्लाइंट ऑडिटर रिलेशनशिप है, राइट? इसकी वजह से क्या हो सकता है? काइंड ऑफ एक बॉन्ड डेवलप हो सकता है बिटवीन क्लाइंट एंड ऑडिटर, एंड हो सकता है ऑडिटर इतना इंडिपेंडेंटली काम ना करें। फॉर्मर पार्टनर, सेकेंड वाला पॉइंट छोड़ दिया अपन ने। फॉर्मर पार्टनर ऑफ द ऑडिट फर्म बीइंग डायरेक्टर और सीनियर एम्प्लॉय। पहले लेट से फर्म थी ए बी सी, काय की फर्म थी? ऑडिटर्स की है, तीनों चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसमें से सी छोड़ करके अब एक्स लिमिटेड का डायरेक्टर बन गया है। ए बी ये दोनों गए यहां पर ऑडिट करने, राइट? अपना ही पुराना पार्टनर है, इसके अगेंस्ट थोड़ी कुछ बोलेंगे, ऐसा सोच करके हो सकता है वो सही से काम ना करें। एक्सेप्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट गिफ्ट्स और हॉस्पिटैलिटी। क्लाइंट हमेशा अपने ऑडिटर को खुश रखने की कोशिश करता है,
राइट? एकदम बेसिक लेवल पर जाओ तो आप नॉर्मल ऑडिट्स वगैरह पे जाते हो तो बढ़िया आपको आपके लिए खाना आता है, सर सर मैडम मैडम आइए आइए, ये वो बड़े जो ऊपर सिग्निफिकेंट पोजीशंस पर रहते हैं पार्टनर्स वगैरह, उनको तो डायरेक्ट गिफ्ट्स वगैरह ऑन दिवाली वगैरह बहुत सारी चीजें रियल वर्ल्ड में होती है. बट दीज आर व्हाट फैमिलियरिटी थ्रेट्स, acceptance of significant gifts or hospitality from the client, company or its director or employee. पहले है ना एक्चुअली कोई रूल नहीं था कि आप कितने टाइम तक ऑडिटर और क्लाइंट रिलेशन रह सकता है. ऐसा हो रहा था कि एक फर्म एक ऑडिटर बेसिकली एक कंपनी का लॉन्ग टाइम, लेट्स से 10 15 20 25 सालों से भी 30 सालों से भी उससे भी ज्यादा से ऑडिटर कंटिन्यूअसली रह रहा था. ठीक है, इसी की वजह से क्या हो रहा था, धीरे धीरे ये फैमिलियरिटी थ्रेट्स की वजह से स्कैम्स बढ़ रहे थे, फ्रॉड्स बढ़ रहे थे. राइट? सत्यम अगेन वाज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ दैट. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फैमिलियरिटी वहां पर भी पॉइंट आया था. इसलिए है ना कंपनीज एक्ट 2013 ने कुछ नई प्रोविजंस लाई. वहां पर क्या बोला, एक सेक्शन 139 है, आपको लॉ के इसमें आएगा, regarding rotation of auditors, mainly to address these very familiarity threat. वो सेक्शन क्या बोलता है बेसिकली कि ये देखो यहां पर है ही अपने पास, an individual auditor shall not be appointed or reappointed for more than one term of 5 consecutive years, and a firm shall not be reappointed or appointed for a term of more than 2 terms of 5 consecutive years in the listed companies or any company belonging to prescribed class or classes of companies. क्या ला दिया है वहां पर कंपनीज एक्ट ने प्रोविजन कि आप एक जो इंडिविजुअल ऑडिटर है उसको कितने साल के लिए एक साथ में अपॉइंट कर सकते हो, मैक्सिमम कंटिन्यूअस कितने टाइम तक रख सकते हो, 5 साल, उससे ज्यादा नहीं. उसके बाद में आपको रोटेट करना पड़ेगा, दूसरे को लाना पड़ेगा. और अगर एक फर्म है तो फर्म को मैक्सिमम 2 टर्म्स ऑफ 5 ईयर्स, 10 साल के लिए आप अपॉइंट कर सकते हो. फर्म को ज्यादा क्यों? क्योंकि फर्म में मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं. राइट? ऑब्जेक्टिव क्या है उनका कि ये जो ऑडिटर है, साइनिंग पार्टनर है, इसके साथ में ज्यादा फैमिलियरिटी नहीं बढ़े. राइट? ज्यादा मेल जोल ना हो ताकि झोल झाल भी ना हो. राइट? तो यहां पर फर्म में क्या रहता है, एक पार्टनर, फिर बाद में जनरली फर्म्स ऐसा करती है कि दूसरे साल में दूसरा पार्टनर साइन करेगा, तीसरे साल में तीसरा पार्टनर साइन करेगा. उनके पास में ऐसे ऑप्शंस रहते हैं, तो वहां पर अगेन थ्रेट टू इंडिपेंडेंस कम रहती है, इसलिए उनको थोड़ा ज्यादा टाइम अलाउ किया गया. सच प्रोविजन प्रिस्क्राइब दैट ऑडिटर इज रोटेटेड आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स. ये भी अपन ने पूरा डिटेल में उस प्रोविजन को नहीं देखा, जस्ट आपके रेफरेंस के लिए एक बेसिक देखा है. आपको स्पेसिफिक डिटेल उसका आएगा आपके इसमें, स्पेसिफिक चैप्टर ही है अपने को ऑडिट वगैरह इससे रिलेटेड लॉ में भी. एंड 5वां इंटिमिडेशन थ्रेट्स. इंटिमिडेशन थ्रेट्स क्या होते हैं कि ऑडिटर को हो सकता है डराया जाए, धमकाया जाए, इंटिमिडेट किया जाए, चुपचाप ये रिपोर्ट दे दे. राइट? हो सकता है ऐसा. नहीं तो हम तेरे ऊपर केस कर देंगे, नहीं तो हम तेरे को अगली बार से अपॉइंट नहीं करेंगे. दिस ऑकर व्हेन ऑडिटर्स आर डिटर्ड, डराए जाते हैं फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली विथ एडिक्वेट डिग्री ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है आएगा अपने को, पूरा एक सेक्शन ही है वो. सेक्शन मतलब पूरा एक पार्ट ही है. Basically, this could happen because of threat of replacement or disagreement. ऑडिटर को लगता है मैं इनके अगेंस्ट बोलूंगा तो शायद ये मेरे को रिप्लेस कर देंगे, मेरे को अगली बार अपॉइंट ही ना करेंगे, मेरी फीस चली जाएगी. और प्रेशर टू डिस्प्रपोर्शनेटली रिड्यूस वर्क इन रिस्पॉन्स टू रिड्यूस्ड ऑडिट फीस और बीइंग थ्रेटेंड विथ लिटिगेशन. तुम कम काम करो, ये सब इतना डिटेल में चेक मत करो, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा हो सकता है. Such threats attempt to intimidate auditor to deter them from acting objectively. Okay? ऐसी जो है थ्रेट्स हो सकती है. ये थ्रेट्स कौन सी देखी अपन ने? सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फैमिलियरिटी थ्रेट एंड इंटिमिडेशन थ्रेट.
ये सब क्या बताती है? ये बेसिकली 5 ऐसी सिचुएशन बताती है जिसमें ऑडिटर को नहीं रहना चाहिए, कोशिशतः नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दीज आर थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। ऐसी ऐसी सिचुएशन में ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसी ऐसी सिचुएशन ऑडिटर ने अवॉइड करना, ट्राई करना चाहिए, राइट? वापस एक बार, कौन सी है 5 अपनी थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस? एडवोकेसी थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट मतलब फाइनेंशियल इंटरेस्ट, डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, मटेरियली सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, लोन गारंटी, अनड्यू डिपेंडेंस ऑन फीस, क्लोज रिलेशनशिप, पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट, कॉन्टिंजेंट फीस। सेल्फ रिव्यू थ्रेट में खुद का ही काम, कोई खुद गलत मतलब नहीं बोलेगा। एडवोकेसी थ्रेट मतलब अनड्यू सपोर्ट, किसको अगर वो कर रहा है, अनड्यू मतलब सपोर्ट कर रहा है तो लोगों को लग सकता है अनड्यूली कर रहा है ये। फैमिलियरिटी थ्रेट्स एंड इंटिमिडेशन थ्रेट। नाउ इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, इंडिपेंडेंट को देयर आर सर्टेन थ्रेट्स। नाउ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमेन इंडिपेंडेंट by taking into account the context in which they practice, the threats to independence and safeguards available to address the threats. 100% हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगा ऑडिटर, ये जरूरी नहीं। उसके सामने ऐसी सिचुएशन, ऐसी थ्रेट्स जो अपन ने ऊपर पढ़ी आ सकती है, सिचुएशन आ सकती है। ऐसे केस में ऑडिटर ने क्या करना पड़ेगा? मिटिगेटिंग फैक्टर्स दैट इज सेफगार्ड्स लगाने पड़ेंगे सो एज टू एंश्योर कि मेरी इंडिपेंडेंस बरकरार रहे। मेरी इंडिपेंडेंट की जो थ्रेट है उसको मैं मिनिमाइज कर सकूं एट टू अ एक्सेप्टेबल लेवल। गेटिंग इट? थ्रेट्स को मिनिमाइज कर सकूं टू अ एक्सेप्टेबल लेवल, जिसकी वजह से बाहर कोई मेरे पे उंगली ना उठाए और मेरे भी खुद के मन में ऐसी चीज ना आए। ऐसा ऑडिटर ने सेफगार्ड्स लगाने जरूरी है। सेफगार्ड्स मतलब क्या है? दे आर एक्शंस इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन, एक एक्शन या मल्टीपल एक्शंस दैट द प्रोफेशनल अकाउंटेंट टेक्स दैट इफेक्टिवली टू रिड्यूस थ्रेट्स टू कंप्लाई विथ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। ऐसे एक्शंस इंडिविजुअली या कॉम्बिनेशन में जो कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट लेता है, दैट इफेक्टिवली रिड्यूस थ्रेट्स। आपको इंग्लिश के ईज के लिए यहां पर ये ब्रैकेट करना है तो ऐसा कर लो, टू कंप्लाई से टू कंप्लाई विथ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स तक, दैट द प्रोफेशनल अकाउंटेंट टेक्स दैट इफेक्टिवली रिड्यूस थ्रेट्स टू एन एक्सेप्टेबल लेवल टू कंप्लाई विथ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। To address the issue, following guiding principles are to be applied. For the public to have confidence, it is essential that auditors should always be and appear to be independent of the entity. पब्लिक को अपने पे कॉन्फिडेंस हो, इसके लिए जरूरी है खुद का होना तो जरूरी है, प्लस अपीयरेंस इंडिपेंडेंस इन माइंड तो होना जरूरी है, साथ में इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस भी होना जरूरी है। कोई भी काम लेने से पहले ऑडिटर मस्ट कंसेंशियसली कंसिडर वेदर इट इन्वॉल्व्स थ्रेट्स टू हिज इंडिपेंडेंस। कंसेंशियसली मतलब सही में, विदाउट एनी बायस, उसने सही में देखना चाहिए कि भाई मेरे इंडिपेंडेंस को कहीं तो भी थ्रेट तो नहीं है, मैं जो एक काम करने वाला हूं उसमें। अगर ऐसे थ्रेट है तो ऑडिटर ने क्या करना चाहिए? आइदर डिसिस्ट फ्रॉम द टास्क, या तो वो काम मत लो, या फिर एलिमिनेट द थ्रेट, और एट द very least put in place safeguards which reduce the threats to an acceptable level.
देखो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आपको बताओ, अपन ने फैमिलियरिटी थ्रेड्स देखा, राइट? आप अगर कोई बड़े फर्म में भी आर्टिकलशिप वगैरह करने गए या फिर आप बड़े फर्म में बाद में बिग फोर वगैरह में भी गए, तो बहुत बार है ना, जो आप कभी अक्सर बिग कंपनीज का ऑडिट अगर करने जाते हो, अगर आपको बिग कंपनीज का ऑडिट असाइन होता है, आप वो कंपनी का ऑडिट करने जाते हो, तो आपसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाया जाता है कि भाई मेरा कोई रिलेटिव यहां पर काम नहीं कर रहा है, मेरा कोई इंटरेस्ट यहां पर नहीं है, राइट फ्रॉम द आर्टिकल लेवल, जो आर्टिकल असिस्टेंट रहता है उसके लेवल से टॉप लेवल तक। पार्टनर्स के लिए तो छोड़ दो, उनके लिए तो प्रॉपर कंप्लायंस बहुत बड़ा रहता है, बट आपके लिए भी ऐसा रहता है। सो क्या रहता है, आइदर टू डिसिस्ट फ्रॉम द टास्क, या फिर थ्रेट को एलिमिनेट कर दो, या फिर एट वेरी लीस्ट पुट इन प्लेस सेफगार्ड्स व्हिच रिड्यूस द थ्रेट। देखो अब एक पार्टनर वो हो सकता है, उसको अब पता है कि मैं लेट से बिग फोर में एक कोई बड़ी ऑडिट फर्म में ऑडिट करने वाले हैं अपन, लेट से टाटा मोटर्स का। अगर उसको पता है कि मेरा बहुत बड़ा इसमें कुछ इंटरेस्ट है या मेरा कोई रिलेटिव है, उसने एक तो काम लेना नहीं, एक ऑप्शन ये हो सकता है। चलो उसको पता है मेरा कोई रिलेटिव नहीं है, उसने काम ले लिया, ठीक है, वो तो खुद इंडिपेंडेंट हो गया, बट उसकी टीम का क्या, जो लोग काम करने वाले हैं, राइट? अब यहां पर थ्रेट हो सकती है इंडिपेंडेंस की, हो सकता है कोई मेरे टीम मेंबर के कोई पर्सन का कुछ तो भी फैमिलियरिटी थ्रेट या और कोई भी थ्रेट या फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो, राइट? अब बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है, अपन हर एक पर्सन की हर एक चीजें वेरीफाई नहीं कर सकते, तो इसलिए उनसे ये डिक्लेरेशन लिया जाता है, दैट इज वेरी लीस्ट पुट इन सेफगार्ड्स व्हिच रिड्यूस थ्रेट्स टू एक्सेप्टेबल लेवल। साइन करवा लिया ऐसा, तो मतलब आगे चल करके बताने के लिए है मेरे पास, पार्टनर के पास, कि देखो भाई हमने तो जो है सेफगार्ड्स रखे थे, हमने सबसे पूछा था भाई कोई कुछ है क्या तुम्हारा इंडिपेंडेंस थ्रेट करने वाला, सबने बोला था नहीं दिया था, हमने मिनिमम लेवल तक उसको अपने थ्रेट को मिनिमाइज करने का ट्राई किया था, राइट? इनफैक्ट बहुत सारी कंपनीज में ऐसा होता है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है ना आर्टिकल लेवल पर कम होता है, आर्टिकल्स में भी आजकल थोड़ा ज्यादा होने लग गया, क्योंकि आर्टिकल लेवल पर भी अभी जो है बच्चे ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। आपका जो डीमैट अकाउंट रहता है ना, डीमैट पता है जिससे शेयर ट्रेडिंग वगैरह होती है, आपको उसका डिक्लेरेशन देना पड़ता है, उसका वो कुछ आइडेंटिफिकेशन मांगते हैं। आपको अगर लेट से टाटा मोटर्स का ये हुआ है, ऑडिट असाइन हुआ है, तो आपको बोला जाता है कि डिक्लेरेशन दो, आपके पास में टाटा ग्रुप का कोई शेयर या उस कंपनी का कोई शेयर नहीं है, अगर है तो हाथों हाथ ऑडिट चालू करने के पहले आपसे सारे शेयर बिकवाए जाते हैं, आपके पास में कोई शेयर कुछ भी नहीं रहना चाहिए। ना ही जब तक आप ऑडिट कर रहे हो तब तक आप उसमें कोई ट्रेड कर सकते, कुछ भी आप नहीं कर सकते। सेफगार्ड्स टू इंडिपेंडेंस। एक शेयर से अपन सोचते क्या ही फर्क पड़ेगा, नहीं लेना है रिस्क, सेफगार्ड्स टू इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड इसलिए तो बोला पहले जरूरी होना है, ऐसा तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, राइट? अब देखो आइडिया नहीं दे रहा, बट जनरली बहुत बार ऐसे लेवल पे, छोटे लेवल पे जो जूनियर एम्प्लॉइज या आर्टिकल्स होते हैं, उनके पास में कोई इंफॉर्मेशन आ गई, वो ऐसा कर सकते हैं अपने फैमिली के, अपने पापा के, मम्मी के अकाउंट में से थोड़ा ट्रेडिंग कर लें, राइट? अब उसको कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। अब ऐसा कंप्लायंस पार्टनर्स जो रहते हैं ना उनके लिए बहुत ज्यादा रहता है, उनके फैमिलीज वगैरह के लिए भी कंप्लायंस रहता है। इनफैक्ट मतलब उनको डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि हमारे फैमिली में भी कोई शेयर होल्ड नहीं करता, आएगा उसका, आपको लॉ में भी थोड़ी बहुत प्रोविजन है उसकी, पर ऑब्वियसली आप इसको 100% एलिमिनेट नहीं कर सकते, इसीलिए वहां पर लिखा है एट द वेरी लीस्ट, किधर गया रे, एट द वेरी लीस्ट थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, अभी पढ़ा ना अपन ने, पुट इन सेफगार्ड्स, हाँ, एट द वेरी लीस्ट पुट इन प्लेस सेफगार्ड्स व्हिच रिड्यूस द थ्रेट्स टू एक्सेप्टेबल लेवल। आप 100% एलिमिनेट करने का ट्राई करो, पर
ऐसी कोशिश तो भी करो कि एकदम मिनिमाइज हो जाए आपकी थ्रेट। जो आपके हाथ में बेस्ट हो सकता है वो कर लो। एक क्वेश्चन भी आएगा अपने को आगे इसमें, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में। ऑल सच सेफगार्ड मेजर्स नीड टू बी रिकॉर्डेड इन अ फॉर्म दैट कैन सर्व एज एविडेंस ऑफ कंप्लायंस विद ड्यू प्रोसेस। फॉर्म में प्रॉपर सब कुछ करना पड़ता है। छोटी फर्म्स में, छोटे इसमें नहीं रहता, बट जो लिस्टेड कंपनीज या बड़े बड़े कंपनीज का आप ऑडिट करते हो ना, तो वहां पर डेफिनेटली बहुत होता है। If the auditor is unable to fully implement credible and adequate safeguards, then he must not accept the work. अगर उसको ऐसा लगता है कि सब कुछ करने के बावजूद मेरी थ्रेट्स रिड्यूस नहीं हो रही है, तो उसने काम नहीं लेना चाहिए। ठीक, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग पे आएंगे। अभी थोड़ा थोड़ा ऑडिट जा रहा है क्या दिमाग में? अब थोड़ी स्पीड बढ़ा सकते हैं अपन, राइट? ऑनलाइन गाइस, सानिका ऑल क्लियर यहां तक? ये वाला जो पार्ट है ना एथिक्स का, ये थोड़ा सा जेनेरिक भी है टेक्निकल के साथ साथ। पहले वाला चैप्टर अपन ने देखा था एसेज वगैरह, ये टेक्निकल टर्म्स है, टेक्निकल चीजें हैं। यहां पर थोड़ा सा जेनेरिक भी आता है, थोड़ा सा फिलोसॉफी वगैरह इसके बारे में अपन बोल सकते हैं, एथिक्स एंड एवरीथिंग, हल्का सा पार्ट है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग पढ़ेंगे सब लोग और आंसर देंगे। क्या लग रहा है? C.A. Raman Gupta is offered appointment as auditor. One of his distant uncles held some shares in the same company. रमन, C.A. रमन ने ऑडिट उसको मिल रहा था लेट से एक्स लिमिटेड का। एक्स लिमिटेड में वो हेल्ड करता था क्या शेयर्स? नहीं, उसके दूर के अंकल थे। ठीक है, holding such shares by a distant relative is not prohibited under provisions of law, nor does it affect his independence. दूर के रिलेटिव है, दूर के अंकल है, उनने होल्ड किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। But before he could accept appointment, he received unfortunate news of death of his uncle who had died without any children. He came to know that he was the nominee. अंकल ने किसको नॉमिनी बना करके रखा था? मिस्टर रमन को। अब मतलब नॉमिनी बना करके रखा है, मतलब अंकल की डेथ के बाद में बाय डिफॉल्ट शेयर्स किसके नाम पे हो जाएंगे? वो रमन के नाम पर हो जाएंगे। हैविंग अ सब्सटैंशियल वैल्यू, उसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू थी। अब ऐसे केस में उसने क्या करना चाहिए? ऐसे केस में सबसे पहले तो कौन सी थ्रेट आ रही है? ये थ्रेट जो अपन ने देखी उसमें से कौन सी थ्रेट? सेल्फ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। तो क्या बोलते हैं वो आंसर में?
व्हेन थ्रेट टू इंडिपेंडेंस एग्जिस्ट, ऑडिटर ने क्या क्या करना चाहिए? आइदर डिसिस्ट फ्रॉम द वर्क, या फिर एलिमिनेट द थ्रेट, या फिर एटलीस्ट पुट इन प्लेस सेफगार्ड्स व्हिच रिड्यूस द थ्रेट. होल्डिंग शेयर्स इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल इंटरेस्ट and is in the nature of self-interest threat. ठीक है? He has come to hold shares due to nomination made by a distant relative before accepting the appointment. Considering above, he should take steps to eliminate the threat. कैसे कर सकता है वो? Either sell कर दे shares immediately. उसकी गलती नहीं थी, उसने थोड़ी खरीदा था, उसको तो इससे आ गए थे. Immediately sell कर दे before accepting appointment. Because holding of shares of the same company for which he is offered appointment constitutes threats to his independence. Number 4. Dependence on client's fee, one specific client's fee. Chartered accountant almost 40% अपनी फीस उससे रिसीव करता है. 40% is also a significant amount of his total audit fee from single client. क्या ये इंडिपेंडेंस को अफेक्ट करेगा? बिल्कुल कर सकता है. Undue dependence on fees of a client constitutes a threat as there is fear of losing the client. Such threats are again what? Self-interest threat. ठीक है? देखो ये जो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है ना, ये अपने को इसके आंसर वैसे दिए हैं थियरी इसके फॉर्म में, बट इसका एमसीक्यू भी बन करके आ सकता है. ठीक है? फिफ्थ वाला, CA Murli Madhavan provides accounting and bookkeeping services to a leading NGO. Bookkeeping and accounting मतलब बेसिकली अकाउंटेंसी उसकी करता है, वो अकाउंटिंग करता है. He is also offered audit of the accounts. अकाउंट्स का ऑडिट करने का, बेसिकली ऑडिट करने का उसको काम मिला. उस अकाउंट्स का, जो अकाउंट्स किसने प्रिपेयर किए हैं? उसने खुद नहीं प्रिपेयर किए. खुद का काम, खुद की गलती कोई बोलेगा क्या? नहीं, खुद का काम ही खुद रिव्यू करने वाला है. आइडेंटिफाई एंड डिस्कस व्हाट काइंड ऑफ थ्रेट टू इंडिपेंडेंस में बी इन्वॉल्व. कौन सा इंडिपेंडेंस टू थ्रेट? सॉरी, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिव्यू थ्रेट. In this case, chartered accountant is already rendering accounting and bookkeeping services to an NGO. अगर उसने एक्सेप्ट किया ऑडिट, he would be involved in reviewing own work. Therefore, same constitutes self-review threat. Perfect. चल, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पूरा कवर नहीं होगा. चलो, लेट अस क्विकली गो थ्रू क्या क्या देखा अभी तक अपन ने चैप्टर में. एथिक्स. एथिक्स का मतलब क्या? मीन्स द मॉरल प्रिंसिपल विच गवर्न द पर्सन्स बिहेवियर और हिज कंडक्टिंग ऑफ एनी एक्टिविटी. इट इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील्स विद मॉरल प्रिंसिपल्स. इट इज बेसिकली व्हाट? इंट्रिंसिकली इनसाइड द इंडिविजुअल, राइट. नीड क्या है? ये अगेन जेनेरिक पैराग्राफ था. इसमें अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्या बोली थी? पर्पस ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट इज टू एनहांस कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर्स.
यूजर्स नीड टू ट्रस्ट द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज। भरोसा करने, जो भरोसा दे रहा है उस पर ही भरोसा नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एथिक्स आर बेस्ड ऑन मॉरलिटी। आप चाहे प्रैक्टिस में हो चाहे सर्विस में हो, आपके लिए आईसीआई ने क्या दिए हैं, बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट और एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट दिए हैं, जैसे अपन ने कल देखा था फाइनल लेवल पर, उसके बारे में आपको डिटेल्स आएगी। अगर कुछ वहां से डेविएशन हुआ तो डिसिप्लिनरी एक्शन आपके अगेंस्ट लिया जाएगा। प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच वर्सेस रूल बेस्ड अप्रोच। रूल बेस्ड अप्रोच क्या बोलता है कि जैसे रूल है वैसे ही फॉलो होना चाहिए, बट प्रिंसिपल बेस्ड क्या बोलता है, कौन सा वर्ड था, स्पिरिट ऑफ द एथिक्स शुड बी फॉलोड, requires compliance with the spirit of ethics. It involves or requires accountants to exercise professional judgment in every situation and evaluate every situation to arrive at a conclusion. Fundamental professionals of integrity 5 IOPCP. Confidentiality and professional behavior, right? IOPCP, integrity, objectivity, professional competence and due care, confidentiality and professional behavior. क्या क्या पॉइंट्स थे इसमें? इंटीग्रिटी में he should be straightforward and honest, fair dealing, truthfulness, he should be what? Straightforward, honest in all professional business relation, fair dealing and truthfulness. He should not knowingly be associated, reports, return, communication, ऐसी कोई चीजों से उसने associate नहीं रहना चाहिए which contain materially false or misleading statements, right? Objectivity क्या बोलता था? Require auditor not to compromise on professional judgment because of bias, conflict of interest या फिर undue influence of others. It requires कि अगर ऐसा कहीं पर है तो he shall not undertake a professional activity with that respect. Professional competence and due care ये क्या बोलता था? To comply with प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, रिक्वायर अकाउंटेंट कि उसके खुद के पास में प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल है, रिक्वायर्ड टू एंश्योर क्लाइंट और एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्स कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सर्विस। मैं जो काम करने वाला हूं क्लाइंट के लिए, वो काम करने का मेरे पास कॉम्पिटेंस एंड स्किल है, तभी उसने करना चाहिए। उसको रिलेवेंट लेजिस्लेशन के बारे में, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के बारे में पता होना जरूरी है, राइट? एक और वर्ड था डेलिजेंस। डेलिजेंस वहां पर क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट केयरफुली, थोरोली, ऑन अ टाइमली बेसिस इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन असाइनमेंट। कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या बोलता है वो कि ऑडिटर ने कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए। इट सर्व्स द पब्लिक इंटरेस्ट बिकॉज इट फैसिलिटेट्स फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रोफेशनल अकाउंटेंट क्लाइंट टू एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। ये पॉइंट कैसे याद रखना? अपन अपने दिल की बात किससे शेयर करते हैं? जिसपे पूरा कॉन्फिडेंस हो, भरोसा हो। फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन तभी होगा जब देयर इज कॉन्फिडेंशियलिटी। हाउएवर कॉन्फिडेंशियलिटी इंफॉर्मेशन में भी डिस्क्लोज्ड, इसका एक्सेप्शन क्या था कि आप डिस्क्लोज कर सकते हो। कब कर सकते हो? रिक्वायर्ड बाय लॉ है, परमिटेड बाय लॉ है, या फिर क्लाइंट या एम्प्लॉय ने ऑथोराइज किया है, या फिर आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी या राइट है टू डिस्क्लोज। प्रोफेशनल बिहेवियर क्या बोलते हैं वो कि लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन से आपने कंप्लाई करना पड़ेगा। आपने ऐसा कोई भी बिहेवियर नहीं करना चाहिए विच माइट इंपेयर इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और गुड रेप्यूटेशन ऑफ द प्रोफेशन और ब्रिंग डिस्क्रेडिट टू प्रोफेशन। देन इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मतलब क्या है? इंडिपेंडेंस इंप्लाइज जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस और डायरेक्शन ऑफ अनदर। सिर्फ दूसरों के ही नहीं, खुद के भी पर्सनल बायस में उसने नहीं रहना चाहिए। एकदम क्लीनली, प्रॉपरली, इंडिपेंडेंटली उसने काम करना चाहिए। इंडिपेंडेंस में दो देखे थे अपन ने, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड मतलब क्या है? इट इज अ बेसिकली स्टेट ऑफ माइंड विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय द इन्फ्लुएंसेस दैट कॉम्प्रोमाइज और प्रोफेशनल जजमेंट।
इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस क्या बोलता है कि बाहर के कोई पर्सन को, थर्ड पर्सन को अपने को देख करके ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारी जो इंडिपेंडेंस है वो शायद कॉम्प्रोमाइज हो। Independence not only exists in fact but also appear to exist all reasonable person. अगेन यहां पर उन्होंने ऊपर का रिपीटेशन, पहले तो खुद ने ही उसने सेटिस्फाई होना चाहिए अबाउट इंडिपेंडेंस, दूसरा कोई अनबायस्ड पर्सन भी शुड नॉट बी, ऐसे सिचुएशन में नहीं रहना चाहिए कि अनबायस्ड पर्सन वुड बी फोर्स्ड टू इन कंक्लूजन दैट देयर इज लाइकली टू बी अब्रिजमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। कौन से कितने टाइप की थ्रेट्स देखी अपन ने? 5। सबसे पहली सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, दूसरी सेल्फ रिव्यू थ्रेट, तीसरी एडवोकेसी थ्रेट, चौथी फैमिलियरिटी थ्रेट्स एंड पांचवी इंटिमिडेशन थ्रेट्स। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्या बोलते हैं? पार्टनर और एसोसिएट कुड बेनिफिट फ्रॉम फाइनेंशियल इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट मतलब फाइनेंशियल इंटरेस्ट, राइट? See, such small words should be highlighted, should be there in your answer because इससे ही डिफरेंस आता है। सेल्फ इंटरेस्ट में अगर आपने सेल्फ रिव्यू के पॉइंट्स लिख दिए तो कंप्लीटली गलत हो जाएगा। सेल्फ इंटरेस्ट मेनली इज फाइनेंशियल इंटरेस्ट। फाइनेंशियल इंटरेस्ट अभी कैसा कैसा हो सकता है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन अ क्लाइंट, लोन दिया है या लिया है, या गारंटी दी है या ली है, अनड्यू डिपेंडेंस ऑन क्लाइंट्स फीस, क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप, पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट, शायद मैं अपना रेज्यूमे भेजा है वहां पर क्लाइंट के पास में, या मेरे रिलेटिव का रेज्यूमे भेजा है, कॉन्टिंजेंट फीस फॉर ऑडिट एंगेजमेंट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट, ये क्या बोलते हैं? खुद का काम कोई खुद गलत नहीं बोलेगा। ऑडिटर ने बेसिकली हो सकता है प्रीवियस ऑडिट या नॉन ऑडिट एंगेजमेंट में कोई कंक्लूजन दिए हो जो कि वो अब रिव्यू कर रहा हो, कुछ ऐसे काम किए हैं उसने जब वो पहले लेट से डायरेक्टर या सीनियर ऑफिसर था, या फिर पहले ऐसी सर्विसेज दी है कि अब वो खुद ही उसको ऑडिट कर रहा है, अकाउंट्स पहले खुद से प्रिपेयर किए हैं, अब वो ऑडिट कर रहा है। ऐसे केस में देयर वुड बी सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स। इंटरनल ऑडिट दिया था पहले, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, मैनेजमेंट सर्विसेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एडवोकेसी थ्रेट्स, एडवोकेसी थ्रेट क्या होती है? व्हेन ऑडिटर प्रमोट्स और इज परसीव्ड टू प्रमोट क्लाइंट्स ओपिनियन। अगर हमने हमारे क्लाइंट का कुछ पॉइंट अगर प्रमोट कर रहे हैं, अपने क्लाइंट को सपोर्ट कर रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं, तो देयर माइट बी एडवोकेसी थ्रेट्स। अगर हम क्लाइंट के एडवोकेट बन रहे हैं या फिर लिटिगेशन में उसको हेल्प कर रहे हैं, थर्ड पार्टी डिस्प्यूट्स में, जैसे इनकम टैक्स अथॉरिटी वगैरह के सामने, तो उस केस में देयर कैन बी एडवोकेसी थ्रेट। नेक्स्ट इज फैमिलियरिटी थ्रेट। फैमिलियरिटी थ्रेट क्या बोलती है? दे आर सेल्फ एविडेंट व्हेन ऑडिटर फॉर्म रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, जैसे क्लोज रिलेटिव, वर्किंग इन अ सीनियर पोजीशन, फॉर्मर पार्टनर, पहले का मेरा पार्टनर अब जो है वो सीनियर एम्प्लॉय है मेरे क्लाइंट के यहां पर, लॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन स्पेसिफिक ऑडिटर एंड क्लाइंट। इसको काउंटर करने के लिए अभी क्या आया है? कंपनीज एक्ट में रोटेशन का कॉन्सेप्ट आया है। एक्सेप्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट गिफ्ट्स और हॉस्पिटैलिटी। एंड लास्ट वन इज व्हाट? इंटिमिडेशन थ्रेट्स। अगर ऑडिटर्स किसी भी तरीके से डराए जाते हैं विद एन एडिक्वेट टू डिटर्ड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली विद एडिक्वेट डिग्री ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, मे बी कि तुमने सही से नहीं दिया तो हम तुमको रिप्लेस कर देंगे, हमारे हिसाब से नहीं दिया तो हम तुमको रिप्लेस कर देंगे, या फिर तुम्हारी फीस कम कर देंगे, या फिर तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे। ऐसे जो है थ्रेट्स देकर के इंटिमिडेशन थ्रेट्स भी हो सकती है टू द इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर। अब्रिजमेंट मतलब टू रिड्यूस, टू मेक लेस, मतलब हियर इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस को जो कम करता है। देन सेफगार्ड टू इंडिपेंडेंस, ये ऐसी थ्रेट हो सकती है बट इसको सेफगार्ड्स लगाने भी जरूरी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमेन इंडिपेंडेंट
taking into account context in which they practice the threats to independence and safeguards available to address the threats. क्या करना चाहिए उसने? एक्शन लेना चाहिए इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन that a professional accountant takes that effectively reduce threat to comply with fundamental principles to an acceptable level. To address the issue, following guiding principles are to be applied. For the public to have confidence, उसने appear होना जरूरी है as an independent. Before taking on any work, उसने conscientiously ये consider करना चाहिए कि मुझे कोई threat तो नहीं है मेरे independence को. अगर threat है तो क्या क्या कर सकता है वो? Desist from work या फिर eliminate the threat or very least put in place safeguards which reduce the threat to acceptable level. और अल्टीमेटली अगर ऐसा लगता है ऑडिटर को कि भाई नहीं सेफगार्ड लगा के करके भी कुछ नहीं होगा तो नॉट एक्सेप्ट द वर्क. ठीक, परफेक्ट. कल फर्स्ट हाफ में टेस्ट है अपनी, फर्स्ट हाफ में ही ना कि सेकेंड हाफ में? फर्स्ट हाफ में टेस्ट ऑन चैप्टर नंबर 1. ठीक है, रुकते हैं फिर यहां पर. जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है नीचे से दे कैन कलेक्ट द एमसीक्यू बुक, राइट? अकॉर्डिंगली वी विल कंटिन्यू. हाँ हाँ बिल्कुल, टाइम वो ही है, पहले ये रहेगा. ठीक है, एनी डाउट ऑनलाइन गाइज ऑल्सो? ओके, ओके सर, श्योर.